अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। डायरेक्टर नोमी अपने ऑफिस में बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश लगा रहा था और इसके साथ ही वो काफी गहराई में जाकर सोच रहा था कि अचानक ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक हुई। तो नोमी ने अपने ख्यालात को दूर किया और कहा, कौन है? आ जाओ, दरवाजा खुला है। इसके साथ ही एक शख्स ऑफिस में दाखिल हुआ और नोमी को सलाम करने के बाद मुस्कुराते हुए कहने लगा, डायरेक्टर साहब, मुबारक हो, आपकी तलाश खत्म हो गई है। ये सुनकर नोमी ने सिगरेट डस्टबिन में फेंका और इस शख्स की बात सुनने के बाद तजस्सुस से पूछा, मैं समझा नहीं इशफाक हुसैन, तुम क्या कहना चाहते हो? खुलकर बात करो। अरे डायरेक्टर, आप ही ने तो मुझे अपनी सीरियल खौफ नगर के लिए लोकेशन ढूंढने का कहा था, शायद आप भूल गए हैं। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भूला नहीं था, बल्कि मैं जरा अपने इस सीरियल को लेकर कुछ सोच रहा था। तुम बताओ, मिली कोई लोकेशन या नहीं? अरे सर, लोकेशन तो आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बेहतर मिली है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। सच कह रहा हूँ कि एक ऐसी हवेली ढूंढी है मैंने जो सदियों पुरानी है। इसे वजूद में आए हुए कम से कम 400 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया है, लेकिन इस हवेली की साख्त आज भी ऐसी ही है जैसे बिल्कुल नई तमीर की गई हो। मगर मुकामी लोगों से इस हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि सदियों पहले वो हवेली राजा ने बनवाई थी अपने लिए। इसे शहर के शोर शराबे से सख्त नफरत थी, इसलिए इसने एक वीरान जगह का इंतखाब किया और जहां सबसे ज्यादा वीराना था या लोगों का आना जाना बहुत कम था, वहां इसने हवेली की बुनियाद रखी। काफी सालों तक वो राजा इस हवेली में रहायश पजीर रहा, लेकिन फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि एक एक करके राजा की सारी फैमिली और इस हवेली में रहने वाले सारे लोग पुरस्कार तौर पर मारे गए थे। उस वक्त के मुकामी लोगों ने इनकी लाशें हवेली के साथ ही दफना दी और यूं जैसे वहां एक कब्रिस्तान भी आबाद हो गया। मैंने देखा है वहां पर कब्रों की तादाद 30 से 40 के लगभग होगी। और सबसे अच्छी बात, आपकी सीरियल वाली कहानी की डिमांड के मुताबिक कब्रें हवेली के साथ ही हैं और वहां पर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। लेकिन इशफाक, वहां पर शूटिंग करने के लिए हमें किसी की इजाजत लेना पड़ेगी। किसी की इजाजत नहीं लेना पड़ेगी, क्योंकि वो हवेली किसी के जेरे तसल्लुत नहीं है। कोई इसका मालिक भी नहीं और ना ही कोई हवेली में आता जाता है। इसके बरक्स जब भी मैंने हवेली के अंदर जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जरूर कोई ना कोई तो यहाँ रहता होगा, क्योंकि मैंने इतने सालों से वीरान पड़ी इस हवेली में कहीं कूड़ा करकट नहीं देखा। मुझे तो वो जगह बहुत अच्छी लगी है। आगे आपकी मर्जी है। ठीक है इशफाक हुसैन, अगर तुम ढूंढ आए हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। हम कल ही टीम के साथ वहां रवाना हो जाएंगे। तुम ऐसा करो कि हमारे जाने से कबल वहां पर रहायश की सेटिंग करवा दो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए एक्टर्स को और दूसरे स्टाफ को। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये कहकर इशफाक वहां से चला गया तो डायरेक्टर नोमी ने सुख का सांस लिया और सीरियल के एक्टर्स और बाकी स्टाफ को फोन करके कल के बारे में बताने लगा। तमाम लोगों ने जो सीरियल में काम करने वाले थे, सबने हाँ कहा, सिवाय अमजद और साइम के। उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब, आप लोग चलकर बाकी एक्टर्स के शूट ले लीजिए, हम दोनों कुछ दिन बाद आ जाएंगे। हालांकि खौफनगर सीरियल के मरकजी किरदार वो दोनों थे, अमजद और साइम, जो अपनी दूसरी मसरूफियात के बायस नहीं आ सकते थे। लिहाजा अगले रोज दोपहर होने तक नोमी ने तमाम स्टाफ को इकट्ठा कर लिया और इन्हें बताया कि हम अपने सीरियल खौफनगर के लिए एक ऐसी हवेली में शूटिंग करने जा रहे हैं जो सदियों से वीरान पड़ी है। सबको ये सुनकर हैरत हुई, लेकिन जहां वो सब चल रहे थे वहां किसी के दिल में इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं हो सकती थी। सो इसलिए सारा स्टाफ अपना जरूरी सामान बांधे गाड़ियों में जा बैठा और यूं हुई इस हवेली की जानब रवानगी। शाम होने से कबल सारे लोग हवेली तक पहुंच गए। इशफाक हुसैन वहां पर पहले ही तमाम इंतजामात मुकम्मल किए बैठा था। इशफाक ने स्टाफ का हवेली के मेन गेट पर खड़े होकर वेलकम किया और स्टाफ की गाड़ियां हवेली के अंदर चली गईं, सिवाय एक कार के। वो बाहर ही खड़ी करना पड़ी, क्योंकि हवेली में गाड़ी खड़ी करने की और गुंजाइश ना थी। तमाम स्टाफ मेंबर्स ने हवेली का बगौर मुशाहिदा किया और डायरेक्टर नोमी से तरह तरह के सवालात किए। हवेली के बारे में शाम गहरी हुई तो नोमी ने सीरियल के लिए शूट के लिए सेट लगवाया। सब तैयारी मुकम्मल हो गई और यूं इस वीराने में रात का सन्नाटा भी अपने अरूज पर पहुंचने के लिए बेताब हो गया। डायरेक्टर नोमी ने अपने शूट की एक्टर एक लड़की हुमा को शूट समझाया
कि इस तरह इसे छत पर जाकर हाथ में जलती हुई मोमबत्ती पकड़कर ख्यालों में खड़े होने की अदा करनी है और इशारे से बताया कि वहां तक चल कर जाना है। तुम्हें सारे शूट में छत की दीवार के साथ साथ चलना है ताकि शूट लेने में आसानी रहे। थोड़ी देर बाद नोमी का जो असिस्टेंट मुनीब था, इसने हुमा को छत पर छोड़ा और इसे शूट दोबारा से समझाकर नीचे आ गया। जब शूट रेडी हो गया तो हुमा मोमबत्ती लिए दीवार के साथ साथ चलने लगी। अभी वो चलकर थोड़ी ही दूर गई थी कि इसे छत पर एक नहायत बुरी शक्ल की औरत दिखाई दी, जिसके बाल बिखरे हुए थे और दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे। वो हुमा को अपनी तरफ इशारा करके बुलाने लगी, आओ आओ मेरी तरफ आओ। वो औरत हुमा के अलावा किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। वो औरत हुमा को बुला रही थी और हुमा बेख्तियार होकर इसकी जानब चलती जा रही थी। शूट मुकम्मल होने पर नोमी ने कट का इशारा दे दिया था और सारा स्टाफ अब अगले शूट की तैयारी करने लगा, मगर हुमा इस अनजानी औरत के इशारों पर चल रही थी। तभी वो औरत छत से बागीचे में हवा के जोर पर खड़े होकर इसे बुलाने लगी और हुमा बेख्तियार होकर दीवार पर चढ़ गई। अभी वो दीवार पर चढ़ी ही थी कि किसी ने डायरेक्टर नोमी से कहा, शूट तो खत्म हो गया है, फिर ये हुमा दीवार पर क्यों चढ़ रही है? नोमी ने और इसके असिस्टेंट मुनीब ने जब ये देखा तो हुमा को आवाजें देने लगे, हुमा क्या कर रही हो? पीछे हो जाओ, मत चढ़ो दीवार पर। मगर हुमा तो जैसे किसी की बात सुन ही ना रही थी। इससे पहले कि वो दीवार से इस ना देखने वाली औरत के कहने पर छलांग लगाती, मुनीब ने इसे आकर पकड़ लिया और दीवार से नीचे उतार कर चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गई हो हुमा? ये क्या करने जा रही थी तुम? दीवार से क्यों कूद रही थी तुम? बोलो, अगर गिरकर मर जाती तुम तो क्या जवाब देते तुम्हारे घर वालों को हम? हुमा ने होश संभाला तो कहा, मुनीब, यहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। वो मुझे अपने पास आने के लिए कह रही थी और मैं बेख्तियार होकर इसकी जानब चल पड़ी थी। मुनीब ने आसपास देखा और कहा, कहाँ है वो बूढ़ी औरत? यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुनीब, मेरा यकीन करो, वो यहाँ पर ही थी। हुमा, ये तुम्हारा वहम होगा। अगर यहाँ कोई चीज होती तो जरूर दिखाई देती हमें। इतने में बाकी सब लोग भी हुमा और मुनीब के पास आ गए। डायरेक्टर नोमी ने दरियाफ्त किया कि क्या हुआ हुमा को, तो मुनीब ने कहा, सर, हुमा कह रही है कि इसने यहाँ किसी बूढ़ी औरत को देखा है जो इसे अपनी तरफ बुला रही थी। अरे हुमा, क्यों ऐसी बातें करके सबको खौफजदा करना चाहती हो? अगर यहाँ ऐसा कुछ होता तो सबको दिखाई देता। यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं है। चलो उठो और जाओ सब नीचे और अगले शूट की तैयारी करो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाकी सारा स्टाफ छत से नीचे आ गया, सिवाय डायरेक्टर नोमी के। वो छत पर ही खड़ा रहा और आसपास के अंधेरे में आंखें फाड़ के इधर उधर देखता रहा। इसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ। नोमी ने मुड़कर देखा तो इसके औसान खता हो गए, क्योंकि वही बूढ़ी औरत इसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हें इसलिए अपना चेहरा दिखाया है ताकि तुम दोबारा ये ना कहो कि इस हवेली में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं रहता। मैं भी यहीं रहती हूँ। अब तो नहीं कहोगे ना कि कोई नहीं यहाँ पर? फिर अचानक बूढ़ी औरत ने अपना हाथ नोमी की तरफ किया तो नोमी की रूह जिस्म से खारिज होती महसूस हुई और वो चिल्लाने लगा। इसकी आवाज सुनकर सारे लोग छत पर आ गए तो इस बुढ़िया को देखकर दंग हो गए और कुछ वहां से नीचे भाग गए। मुनीब ने फौरन नोमी को उठाया और नीचे ले आया तो नोमी ने कहा, हुमा, तुमने ठीक कहा था। वो औरत नहीं, एक चुड़ैल है जो इस हवेली में रहती है और यहाँ आने वालों को मार देती है। हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और दम तोड़ दिया। नोमी की इस तरह मौत ने सबको झंझोड़ कर रख दिया। कई लोग ये कहने लगे कि हमें इस वक्त यहाँ से चले जाना चाहिए। अभी वो 2 कदम ही बड़े होंगे कि बाहर की जानब जबरदस्त तूफान और आंधी आ गई। दरख्तों के पत्ते उड़कर हवेली में मौत का सामान बांध रहे थे। मुनीब ने कहा, सब कमरों में चले जाओ, कोई भी बाहर ना रह जाए, बहुत तेज तूफान है। वो लोग डायरेक्टर नोमी की लाश भी वहीं बाहर छोड़कर अंदर चले गए। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि किसी की चीख सुनाई दी। सब लोग कमरे से बाहर आए तो देखा कि 2 लोग मरे पड़े थे और वहां से डायरेक्टर नोमी की लाश गायब हो चुकी थी। जैसे ही ये लोग इन्हें देखने बाहर आए तो कमरे में मौजूद खौफ से कांपती हुमा की आवाज सुनाई दी। फिर वो अचानक खामोश हो गई और जब मुनीब कमरे में पहुंचा तो हुमा मर चुकी थी और वो सोच रहा था कि ये क्या बात है। वो चुड़ैल जिसे भी मार रही है उसकी आंखों से खून बह निकलता है। बाकी लोगों को साथ लिए जब वो कमरे में हुमा की लाश को अकेला छोड़कर बाहर वालों की लाश अंदर लाने के लिए गए
तो ये देखकर परेशान हो गए कि इनकी भी लाशें गायब थीं। मुनीब दोबारा जब हुमा की लाश के पास आया तो वो भी गायब हो चुकी थी। मुनीब ने सबको इकट्ठा किया एक कमरे में और कहा, वो चुड़ैल बहुत जालिम है, हम सबको एक एक करके मार रही है। हमारी जिंदगी इसी में है कि हम इकट्ठे रहें एक कमरे में। सबने मुनीब की बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन मुनीब सोच रहा था कि आखिर लाशें गायब कहाँ हो गई हैं। मुनीब ने अभी इतना ही कहा था कि कमरे की हर चीज गिरने लगी। मजबूरन सबको कमरे से बाहर आना पड़ा और बाहर इतना तूफान था कि जैसे ही ये सब बाहर निकले एक दूसरे से जुदा हो गए। एक एक करके वो चुड़ैल सबको मारती रही। मुनीब ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो छत पर चला गया भागकर और बच निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी मुनीब की नजर बाहर वाले कब्रिस्तान पर पड़ी और तूफान भी थम गया। मुनीब ने छुप कर देखा वो चुड़ैल मरने वालों की लाशें कब्रिस्तान में ले जाती और किसी न किसी कब्र पर रख देती, तो थोड़ी देर बाद वो लाश अपने आप ही कब्र में समा जाती। ये खौफ का मंजर देखकर मुनीब का दिल दहल गया, मगर इसने हार ना मानी। पूरी रात में सारा स्टाफ मारा जा चुका था सिवाय मुनीब के। मुनीब ने अपने साथ होने वाली जुल्म की कहानी एक कागज पर लिख दी। इतने में सुबह नमूदार होने लगी। मुनीब कमरे से निकला और बाहर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी में बैठकर इसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हो सकी। तभी इसकी नज़र सामने खड़ी वहशत फैलाती चुड़ैल पर पड़ी। वो पूरी तरह मुनीब को मारने के लिए तैयार खड़ी। तो मुनीब ने गाड़ी से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुनीब ठोकर लगने से गिर गया और वो चुड़ैल इसके ऊपर झपट पड़ी। इसने अपने तेज नाखूनों से मुनीब को चीर फाड़ डाला। मुनीब को कराहता हुआ वहीं पर रेत के जर्रों की तरह कब्र में समा गया और यूं सारे स्टाफ की मौत एक ही रात में हो गई और किसी को कुछ इल्म भी ना हुआ। दूसरे रोज वादे के मुताबिक अमजद और साइम हवेली आन पहुंचे। उन्होंने जब हवेली में किसी को ना पाया तो परेशान हो गए। फिर साइम की नजर मुनीब के लिखे हुए कागज पर पड़ी तो वो कहने लगा, ओह मेरे खुदाया, वो तो सब मारे गए। लेकिन इस लम्हे साइम ने कुछ सोचते हुए पीछे वाले कब्रिस्तान का रुख किया और वहां पर कब्रें खोदना शुरू कर दी। पहले कब्र से इसे मुनीब की लाश मिली, फिर डायरेक्टर नोमी की, और फिर एक कब्र से बालों का गुच्छा मिला। साइम ने वो बाल जैसे ही कब्र के अंदर जलाए तो वो चुड़ैल चिल्लाती हुई वहां पर आ गई और बालों के साथ ही जलकर राख हो गई। अमजद ने साइम से पूछा कि क्या मामला था, तो साइम ने कहा, डायरेक्टर नोमी की कहानी जो कि सीरियल वाली थी सच साबित हुई है। मुनीब ने अपने साथ होने वाला वाकया लिखा। जब वो पढ़ा तो मुझे कहानी याद आ गई। इसका एंड चुड़ैल के बाल जलाने से ही होना था। तो जी नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।